नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। आरबीआई ने बोला कि पेटीएम की तरह ही एक और बैंक के ऊपर हम आज थोड़ा सा शिकंजा बढ़ा रहे हैं। इनके ऊपर आज हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, अब इस समय फिलहाल के लिए आगे आने वाले समय तक, जो कि डेफिनेट नहीं है कब तक, कोई भी नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकते हैं ये, और कोई भी नए क्रेडिट कार्ड अब ये इशू नहीं कर सकते हैं। अब ये बात तय हो गई है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ कंप्लायंस का इशू आया होगा। क्या इशू आया है पूरी बात समझनी है, और इसके बाद ऑडिट होना है तो ऑडिट में क्या आएगा, ऑडिट कैसे कैसे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, हर चीज समझेंगे, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। नाउ 21 से 25 अप्रैल तक हमारे सारे जो बैचेस पे जो ऑफर चल रहे हैं वो सिविल सर्विसेज डे के लिए, वो ऑफर जारी हैं। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। और साथ ही इसके अलावा मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं विच यू हैव टू गिव, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस देम। नाउ आरबीआई ने आज एक 24 अप्रैल को बहुत ही खास दिन, 24 अप्रैल ऑलरेडी हम छात्रों के लिए एक बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक डे होता है, याद करते हैं हम इस डे को। और इस साल तो इस एक इवेंट की 51st एनिवर्सरी हो रही है। नाउ कौन सा इवेंट है वो बताना मुझे। सेकंड, आरबीआई ने आज बताया कि हमारे पास, हमने जो आज स्टेटमेंट, आज जो सर्कुलर जारी किया है, इसमें हम कुछ बातों का उल्लेख कर रहे हैं। दो पॉइंटर्स अहम हैं। पहला तो ये कि अब कोई भी नो न्यू कस्टमर, जो भी आपके ऑनलाइन या जो मोबाइल बैंकिंग या जितने भी सारे ऐसी या जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहां पे अब कोई भी नए कस्टमर नहीं आएंगे। और इसके अलावा जो भी आप ये जो इशू करते हो क्रेडिट कार्ड्स, तो क्रेडिट कार्ड्स अब नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होंगे। इन्होंने रीजंस भी दिया। इन्होंने बताया कि कोई आज से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इनसे कर रहे हैं पिछले 2 साल से। 2022 में भी कोटक महिंद्रा पे, इंडसइंड बैंक पे 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया था आरबीआई ने। तब भी बोला था कि हम 2022 में भी आपके साथ बात कर रहे हैं। कितना हमने बोला आपको कंप्लायंस सारे फॉलो करने के लिए। ये एक युग है जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं लोगों के साथ। अब इस समय भी आप सचेत नहीं हो। लोगों का, जनता का पैसा, जो गाढ़ी कमाई होती है मेहनत की, किसी भी साइबर फ्रॉड की वजह से, कोई भी डेटा रिकवरी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, ये सारा का सारा पैसा चले जाता है साइबर फ्रॉड में, किसी साइबर क्राइम में, विच इज वेरी रॉन्ग। नाउ why RBI is so focusing heavily on the digital banking? इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं, बात कर लेते हैं। एक तो हमें पता है, हमने, इंडिया ने एक बहुत बड़ी चीज दुनिया को दी है, बहुत ही गेम चेंजिंग चीज है, रेवोल्यूशनरी है, यूपीआई। ये यूपीआई जो ट्रांजैक्शन, जो मीडियम है, जो मोड है, जो दिन ब दिन ऐसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है कि हर दिन लोग ट्रांजैक्ट ज्यादा कर रहे हैं यूपीआई में। डिजिटल बैंकिंग गांव गांव तक पहुंच रही है, हर जगह तक हम देख रहे हैं यूपीआई का यूसेज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक चीज और बढ़ रही है, वो है साइबर फ्रॉड्स। अब आप देख रहे होंगे, न्यूज में आता है अक्सर ही कि कई बार लोगों को धोखा दिया जाता है, गलतफहमी दिखाई जाती है कि आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए, इस लिंक को खोलिए, ये करिए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या होता है, साइबर फ्रॉड हो जाते हैं। तो लोगों के फोन में जो मैसेज आने लगते हैं, वो इन स्कैमस्टर्स के पास जाने लगते हैं, वो मैसेज, ओटीपी वगैरह। तो जरूरी है कि हमारा जो डिजिटल इकोसिस्टम है, जो हमारा डिजिटल युग है, ये रोबस्ट रहे। ये बात है कि हम इस पे हम कुछ भी मतलब सुनवाई नहीं कर सकते हैं, गुंजाइश नहीं हो सकती है यहां पे गलती की। आरबीआई ने यही बोला कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर फ्रॉड हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी बूम हो रही है, डिजिटल इकोनॉमी खास करके, और वहां पे अगर कोटक महिंद्रा जैसे बैंक हैं जो अगर कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्पेशली द डिजिटल कंप्लायंस, जो हमने यहाँ पे इनके साथ पिछले 2 साल से हम जो चेक कर रहे थे कि इनकी आईटी इन्वेंट्री, इनका यूजर एक्सेस, इनका डेटा कहाँ, कौन सी इंफॉर्मेशन साइलो में रखते हैं, ये साइलोज इनके पास प्रॉपर नहीं है भी तो अच्छे से काम नहीं करते हैं, सारी चीजें समझते हैं। क्या क्या बोला, क्या आरबीआई ने, हुआ क्या? आरबीआई के पास पहली बात तो जो पावर आती है, वो आती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। अब इसमें एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 35A सेक्शन होता है, जो पावर देता है आरबीआई को टू गिव डायरेक्शंस टू दीज बैंक्स। खासकर बैंक ही नहीं, कोई भी जो फाइनेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी हो, कुछ भी हो, आरबीआई उसको मॉनिटर कर सकता है, उसको डायरेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, और ये बता सकता है कि अब आप इससे ज्यादा काम नहीं करोगे, या इतना काम करोगे, या इस समय के बाद ऑपरेट नहीं करोगे। जैसे अभी हमने पिछले 2 महीने पहले देखा था जब पेटीएम के साथ हुआ था। अब इसके बाद आरबीआई ने बोला कि हमारा सेक्शन 35A हमको पावर देता है कि हम कर सकते हैं यहां पे किसी बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर काबू, किसी बैंक के ऑपरेशंस को टेक ओवर कर सकते हैं। हमने इस सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि यहां पे इन द पब्लिक इंटरेस्ट,
या इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। हम किसी भी सेक्शन को, किसी भी कोई भी एंटिटी को, यहाँ पे एंटिटी कोई भी हो सकता है, कोई बैंकिंग कंपनी हो सकती है, कोई फाइनेंस कंपनी हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, सारी चीजें। अब यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को हम डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन किस रिगार्ड में है कि पहली बात तो नो मोर ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। अभी नए कस्टमर आप अपने और बुलावा के अब और किसी को बुलावा मत देना। साथ ही नो इशूइंग ऑफ फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स। इसका मतलब है कि अभी इस समय बैंक के पास जो यूजर्स हैं, इस समय बैंक के जो ऑलरेडी ग्राहक हैं, जिनके अकाउंट हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, आप उनको सर्विस देते रहो, ठीक है। हम बोल रहे हैं आपसे, कर सकते हो आप, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके साथ आप सारे ट्रांजेक्शन करते रहो, उनको सर्विस प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। जो आपकी इतनी सारी सर्विस होती हैं कि ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा 7 मिनट में, अपना मन चाहा आप जो अकाउंट नंबर चूज कर सकते हो, इतने तरीके के प्लेटिनम आईवी कार्ड्स और ये सारे कार्ड्स आप देते हो, ठीक है, ओके। बट नो मोर न्यू क्रेडिट कार्ड्स। कोई और नया कस्टमर मत जोड़ना, कोई और नए क्रेडिट कार्ड मत देना। अब ये जो आरबीआई ने बोला, ये बोला तब जब पिछले 2 साल से 2022-2023 से आईटी एग्जामिनेशन हो रहा था इनका, बैंक का आईटी एग्जामिनेशन। ये क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन। कि ये बैंक का डिजिटल इकोसिस्टम जो है, इस बैंक का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कितना सिक्योर है, वो कितना रोबस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती, और प्रॉब्लम आ गई तो ये सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे उसका। अब इसके पीछे भी बैंक ने बोला था कि हमारे कई सारे जो आरबीआई ने बोला था कि हमारे कई सारे हमारे कंसर्न्स हैं, वी वांट यू टू एड्रेस देम, और इनको एड्रेस करना सब्सटैंशियली। जो आप सॉल्यूशन लेके आ रहे हो हमारे पास, आप 2022-2023 में जो सॉल्यूशन आप लेके आए थे, इट वाज नॉट एडिक्वेट। वो देखो, पहली बात कायदे के नहीं थे, भरपूर नहीं थे, और या तो थे ही नहीं कई बार। अब इन्होंने बोला, बैंक ने, कि जब आरबीआई ने बोला अपने स्टेटमेंट में कि हम कुछ चीज देख रहे हैं, क्या क्या है। पहली चीज देखते हैं कि आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है आपका। आप अपना आईटी का जितना आपका सॉफ्टवेयर है, जितना आपका जो सारा प्रोसेस होती है, जितना आपका डिजाइन होता है, यूआई होता है, यूएक्स होता है, वो आपका रोबस्ट नहीं है। पहली बात, जो लोग डिजिटल या जो सीएसआईटी के छात्र होंगे वो समझ जाएंगे, पैच एंड चेंज मैनेजमेंट कोडिंग में आता है ये। फिर इसके बाद यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, ओके ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई भी रिस्क आती है वेंडर्स के अराउंड, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, फिर आप कैसे डील करोगे। डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा लीक प्रिवेंशन, अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर कुछ आपका सिस्टम जो है डिजास्टर किसी मोड में चले जाता है, तो आपका रिकवरी प्लान क्या है, आप कैसे वापस अपना ये सारा डेटा वापस लेके आओगे, जो आपका डेटा होता है वो आप कैसे कर पाओगे। देखो, एज अ कस्टमर हम बैंक के बहुत बाहर खड़े होते हैं। बैंक का जो काम होता है हमारे लिए, वो बहुत ही बाहर ऊपर ऊपर का काम होता है। अब आप ये देखो, हम यहां पर हैं, हमने देखा कि बैंक के कुछ कुछ फीचर होते हैं। अब बैंक के जो फीचर हैं जो हम जानते हैं, वो होते हैं ब्रांचेस, एटीएम, कॉल सेंटर, इंटरनेट, जो आरएम्स होते हैं, रिलेशनशिप या लोन वोन देने वाले, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। एक कस्टमर के लिए, एज अ कस्टमर, मैं बैंक ऐसे जानता हूं। अब लेकिन इसके पीछे बैंक का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ये वाला सिस्टम आपका प्रोटेक्टेड है, ये वाला सिस्टम आपका स्ट्रांग है। अगर किसी दिन यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी एक सेक्शन में, कहीं भी किसी एक एंगल पे, देन व्हाट इज योर रिकवरी प्लान। आप कैसे वापस इसको बचा पाओगे। अगर आपका कोई भी आईटी सिस्टम कुछ भी हो जाता है, जो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर किसी तरह कोई आपदा आ जाए, तो आपको ऑलरेडी, मतलब ये कई सारी इंडस्ट्रीज को करना होता है, जिनको ये समझना होता है कि अगर हमारे सिस्टम में, इन्वेंट्री में अगर कोई दिक्कत आ गई, तो हमारा प्लान क्या है। इसके लिए कई बार आरबीआई कहता है, या और भी सारी संस्थाएं कहती हैं, कि आपको ड्रिल करानी रहनी होनी चाहिए। ड्रिल्स कराओ, मॉक ड्रिल कराओ, प्रैक्टिस कराओ। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, तो अब ये ड्रिल होती है कि अगर किसी दिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ये वाली स्थिति, तो हम क्या करेंगे। अगर ऐसे हमारा कुछ दिक्कत आ जाए किसी और सिस्टम में, किसी और सर्वर पे, किसी और इंफॉर्मेशन साइलो में, देन व्हाट इज आवर प्लान। तो यहां पे आरबीआई को किसी भी हाल में कोई यहां पे रिकवरी ड्रिल नहीं मिली है, कुछ भी नहीं मिला। फिर आरबीआई ने बोला कि हम आपको कब से कह रहे थे करेक्टिव एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए, फॉर बोथ द ईयर्स, 2022 भी 2023 भी। लेकिन यहां पे जो फिर हमने असेसमेंट किया आपका, जो आपका कोटक महिंद्रा का, उस असेसमेंट के बाद यहां पे अभी दिख रहा है कि आप सिग्निफिकेंटली आप नॉन कंप्लायंट हो। अभी भी आप हमारे कंप्लायंसेस को नहीं मान रहे हो, विच इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। नाउ यहां पे अगर कंप्लायंस आपके पास है, तो या तो इनएडिक्वेट है, अधूरे, इनकरेक्ट है, गलत ही है, या फिर अनसस्टेनेबल कंप्लायंसेस हैं, जो कि सस्टेन नहीं कर सकते, जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते। ये वजह के बाद से आरबीआई ने बोला, इन द पास्ट 2 years हमने कई समय
हाई लेवल एंगेजमेंट किया इस बैंक के साथ। हमने कई ज्यादा और जो हमारे और भी कंसर्न्स थे, हमने उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इनको बोला कि अपना जो आईटी सिस्टम है आपका उसको रेजिलिएंट बनाओ। बट जो आउटकम आया, जो कोटक महिंद्रा ने दिखाया, वो आउटकम जो है वो नॉट एट ऑल पासिंग मार्क्स के साथ है, पास नहीं हो पा रहा है। जबकि जबकि हम एक तरफ देख रहे हैं कि यहां पे इनका जो क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो बढ़ता जा रहा है। इनका जो क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शंस है कोटक महिंद्रा का, वो बढ़ता जा रहा है, और वो जो बर्डन है वो आईटी सिस्टम पे काफी ज्यादा बर्डन और अपना फर्दर लोड अपना बिछा रहा है, बहुत कर रहा है। इनका जो आईटी सिस्टम है वो इतना रोबस्ट इनको नहीं दिख रहा आरबीआई को। इसकी वजह से आरबीआई ने बोला कि अब जो आपके ऑपरेशंस होंगे वो नो मोर न्यू कस्टमर्स, नहीं अब और नहीं, और नो मोर न्यू क्रेडिट कार्ड्स। हम नहीं चाहते जनता का जो इतना ज्यादा जो पैसा आप जो अब लिए बैठे हो, अगर आप डूबे तो जनता का पैसा चला जाएगा। अब ये पैसे को सलामत रखना, जनता के पैसे का, जनता के भरोसे का कभी टूटने ना देना, खोने ना देना आरबीआई की जिम्मेदारी है। हेंस आरबीआई हमेशा ऐसे प्रोटेक्टिव, ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेता रहता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले यस बैंक के ऊपर, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक बैंक को बोला था कि अब से आप ऑपरेट ही नहीं करोगे। पेटीएम को भी फरवरी में बोला था कि आपका जो पेमेंट बैंक है इट इज अनसस्टेनेबल, नहीं चल पाएगा। अब यहां पे एक चीज और, आरबीआई ने बोला ठीक है, हम यहां पे हमने जो एक्शन लिया आपके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन लिया आपके ऊपर, ये रेस्ट्रिक्शन जारी रहेंगे जब तक कि ऑडिट प्रोसीजर आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब यहां पे बैंक्स के ऑडिट होते हैं, ये समझने वाली बात है। तो एक होता है जो होता है कॉन्करेंट ऑडिट। अब ये क्या हुआ सर? कॉन्करेंट ऑडिट होता है जब बैंक का ऑडिट इंटरनल भी हो और बैंक का एक एक्सटर्नल ऑडिट भी हो जाए। तो ये वाला जो ऑडिट है ये है इंटरनल। अच्छा ठीक है। अब ऑडिट क्या होता है? ऑडिट होता है किसी भी संस्थान का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑडिट हो जाए, एक अच्छे से उनकी जांच पहचान हो जाए कि इनका जो बुक्स है, इनकी जो अकाउंट्स हैं, इनके सारे जो कस्टमर हैं, इनके सारा सब कुछ है, इनकी प्रोसेस कितनी स्मूथ है, कितनी ज्यादा फेयर है, ये सारी चीजें। अब आप देखो ऑडिट जब होने लगता है, पहली बात एक ऑडिट कंपनी का या किसी एक ऑडिट एंटरप्राइज का पहले अपॉइंटमेंट होता है कि XYZ कंपनी ऑडिट करेगी एबीसी बैंक का। अच्छा, तो अब XYZ कंपनी का अपॉइंटमेंट हो गया है टू ऑडिट द एबीसी बैंक। नाउ इनका एक एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस पहली स्टेप होती है। फिर इसके बाद प्री ऑडिट मीटिंग होती है बैंक के साथ। एबीसी और XYZ दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं कि अब से हम आपका ऑडिट करना शुरू करेंगे, हमें आपसे फलानी फलानी फाइल चाहिए, हमें आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें आपसे ये वाले यूजर आईडी, पासवर्ड, एक्सेस जो भी चाहिए हमें चाहिए होगा। फिर इसके बाद ऑडिट की प्लानिंग तय हो जाती है कि इन डेट्स में अब आएंगे, इन जगह पे जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, ये सारी चीजें। फिर एक्चुअल ऑडिट का एग्जीक्यूशन होता है, फिर ऑडिट की रिपोर्ट तैयार होती है। ये रिपोर्ट के बाद वो जो XYZ जो कंपनी है फिर वो ऑडिट रिपोर्ट भेजती है, फिर उसके ऊपर एक फॉलो अप लिया जाता है, क्योंकि वो XYZ कंपनी जो है वो बाहर की है, वो एबीसी बैंक से जुड़ी नहीं है। अब XYZ कंपनी कहती है हमने जो ऑडिट रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर फॉलो अप क्या है, उसके ऊपर आपने उसको कैसे और अच्छे से फिर तो फिर आपने कोई और जो अच्छा कोई बेहतर काम किया है कि नहीं किया उसके ऊपर। एक होती है इंटरनल ऑडिट, इसमें अपॉइंटमेंट होता है पहले। ये बैंक का, एबीसी बैंक के अपने अंदर की कमेटी होगी, एक ऑडिटर्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, जो भी होंगे। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट होगा, ऑडिट रिक्वायरमेंट होगी, ऑडिट प्लानिंग होगी, ऑडिट एग्जीक्यूशन होगा, ऑडिट का फॉलोअप होगा, दोनों चीज होगी। अब यहां पे आरबीआई ने बोला कि ये जो हमने आपके ऊपर जो करंट लिमिटेशन लगाई हुई है, ये करंट लिमिटेशन तब तक चलेंगी जब तक कि एक थॉरो असेसमेंट हो जाए, एक एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑडिट जब तक आपका पूरा ना हो जाए। आपका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा, ये ऑडिट विल बी इनिशिएटेड बाय द बैंक, कोटक महिंद्रा इसको इनिशिएट करेगा, देन सब्जेक्ट टू प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई। ऑफ कोर्स आरबीआई से परमिशन लेके, आरबीआई से पूछ के कि हम XYZ पर्सन को या XYZ कंपनी को ऑथराइज कर रहे हैं हमारा ऑडिट करने के लिए, क्या आप सहमत हैं? आरबीआई फिर आरबीआई इसको मंजूरी देगी कि ठीक है करो। यहां पे ऑल शॉर्टकमिंग्स जो आइडेंटिफाई होंगी इस ऑडिट के बाद, कि ऑडिट के बाद आपकी कमियां कहां कहां पे, इंस्पेक्शन में, ऑब्जर्वेशन में, कंफर्मेशन में, रिकैलकुलेशन में, रीपरफॉर्मेंस में, ये सारे ऑडिट के फीचर्स होते हैं। अब यहां पे इन सारे ऑडिट के बाद जब पता चलेगा कि गलतियां कहां कहां पे हैं, शॉर्टकमिंग, शॉर्टफॉल, पैच कहां कहां पर हैं, ये सब के बाद जो सब ढूंढ लिए जाएंगे, इसके बाद जो फाइंडिंग्स होंगी उनको आउटलाइन कर लिया जाएगा। आरबीआई कह देगा कि हाँ ये सारी फाइंडिंग जो मिली है दीज आर जेन्युइन और इन पे काम होना चाहिए। यहां पे इस इंस्पेक्शन के बाद मस्ट बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड, उनको आप सही से एड्रेस करो। ये जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है, जो भी कमी हो रही है, जब तक कोटक महिंद्रा उनको सही से फॉलो अप नहीं करेगा, सही से उनको चेंज नहीं करेगा, अच्छे से नहीं करेगा, तब तक टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द आरबीआई, तब तक बैंक के ऊपर ये सारी लिमिटेशन जारी रहेंगी, लगी रहेंगी।
ऐसे होता है किसी एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर या किसी बैंक के ऊपर, जब आरबीआई का सेक्शन 35A लगाया जाता है। 35A बहुत जरूरी है क्योंकि आरबीआई ही है जो एक समय पे पूरे समय जागरूक रहता है, हमेशा इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर करता है, इन्फ्लेशन को मॉनिटर करता है। इनकी जिम्मेदारी है ये चेक करना कि देश में जो इन्फ्लेशन है, देश में जो महंगाई है और जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो कैसे फ्लक्चुएट हो, कैसे हमारी इकोनॉमी के जो हमारी इकोनॉमी के पास कैसे हमारी जीडीपी हमारी स्ट्रांग रहे। अगर सरकार कोई फिस्कल पॉलिसी लेती है जो एक्सपेंसिव होती है तो आरबीआई की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपने छोटी कर ले। ये सारी चीजें आप इकोनॉमी में पढ़ते हो आप। नाउ इसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑडिट रिपोर्ट में, जब आएगा उसको हम फिर से पढ़ेंगे। और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा अगर इसको जल्दी जब निपटा लेता है तो उसको हम फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।